बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटोक्टिस्टा फर्स्ट ईयर। प्रोटोक्टिस्टा को हमने जो इंट्रोडक्शन अभी तक इसका अंडरस्टैंड किया है वो क्या है कि दैट इज द मोस्ट कंफ्यूजनिंग है। और कंफ्यूजनिंग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हमको मिली जुली कंडीशन के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये सारी तस्वीरें देखी। डाइवर्सिटी अमंग द प्रोटोक्टिस्टा, कल हमने इस पैराग्राफ पे बहुत गौर किया था, मॉर्फोलॉजी के हवाले से, उसकी मूवमेंट के हवाले से, और न्यूट्रिशन के हवाले से, इंटरेक्शन विद द अदर ऑर्गेनिज्म के हवाले से, हैबिटेट के हवाले से, और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, पार्थेनोजेनेसिस, और बहुत सारे मोड इसके अंदर मिक्सिंग मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने किया था मेजर ग्रुप ऑफ द प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जो एनिमल लाइक है उसका हमने ये जो है चार्ट या टेबल हमने इसको स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने उसके जो अमीब ये जो सारे ग्रुप्स हैं, amoebas, zooflagellates, actinopods, foraminifera, एपिकॉम्प्लेक्सियन और सीलिएट्स, ये हमने सारे जो है कल स्टडी किए थे। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास सारा जो है वो जूलॉजी का टॉपिक है। इसके अंदर अमीबा, ये क्लास द जायंट अमीबा, यानी कि थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, ये कोई मल्टी सेलुलर नहीं होता, यूनिसेलुलर ही है। ठीक है, अब ये जो जूफ्लैजिलेट्स वाली क्लास आ गई। अब देखिए इसके अंदर बता रहा है, ये देखिए ट्राइपेनोसोमा, ये लिखा हुआ बी, ये हमारा बी लिखा हुआ है। ट्राइपेनोसोमा causes the sleeping sickness disease, ठीक है ना, causes the sleeping sickness। ठीक, और ये ट्राइकोम्फेरा हैज द 100 ऑफ द फ्लैजिला, डायग्राम ए में बता रहा है। यानी कि आप देखिए दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कितने स्ट्रॉन्ग है अपनी सिंगल शेप के अंदर। देखिए इसके अंदर आपको जो फ्लैजिला नजर आ रहा है ना, ये जो साइडों में दिखा रहा है बहुत बारीक बारीक से धागे, ये सारे इसके फ्लैजिला जी, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। और ये जो दिखा रहा है, ये जो आपको रेड रेड्स हैं, देयर आर द रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है। और उसके अंदर ये जो ये ब्लू ब्लू दिखा रहा है, दे आर द ट्राइपेनोसोमा, और ये अल्ट्रा हाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज है। तो ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ट्राइपेनोसोमा जो यूनिसेलुलर है, ये बहुत सीवियर। और स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस किसे कहते हैं कि एक इंसोम्निया कंडीशन होती है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नींद आती है इंसान को, लेकिन बीमारी बता रहा है। स्लीपिंग सिकनेस मतलब गुनूदगी की हालत में रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे को ड्रॉजीनेस है। जैसे आप कभी खांसी की दवा पीते हैं ना, तो उसके अंदर भी ड्रॉजीनेस होती है, तो आपको थोड़ा सा, या फिर आप एंटी एलर्जिक लेते हैं तो उसमें से आपको थोड़ी सी गुनूदगी आती है, नींद सी आ रही होती है। और उन देखें मेडिसिन पे लिखा भी होता है कि व्हेन यू यूज द एंटी एलर्जिक, उस पे लिखा होता है डू नॉट ड्राइव, डू नॉट ऑपरेट एनी मशीन। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको नींद का झटका आए और आप मशीन के अंदर गिर जाए या गाड़ी का आप एक्सीडेंट कर दें, इसलिए। और क्यों? और इस स्लीपिंग सिकनेस, तो इंसान ऐसा लगता है जैसे कि गुनूदगी की हालत में है, लेकिन सो नहीं रहा होगा। ठीक है ना? तो ये तो हमारे पास 5-6 ग्रुप्स हैं, जो उसको आप सिंपली, अगर आप सिंपल सिंपल स्टडी भी करेंगे, देखिए सब पैरासाइट है, ये लिखा हुआ parasitic flagellates causing the diseases, for example the trypanosoma in the human parasite causing the African sleeping sickness। जो भी मतलब अफ्रीकन क्यों सबसे पहले इंट्रोड्यूस वहां होता है, इसलिए वहां से नाम दिया। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड टेस्टिस फ्लाई, इन्फेक्टेड टेस्टिस फ्लाई। अब मक्खी है, ठीक है ना, ये जो फ्लाई है, मक्खी जो है, आप देखें कोई जोलॉजिस्ट बताएगा कि टेस्टिस जो है किसी खास किस्म की मक्खी का नाम है या सिंपल कोई नॉर्मल फ्लाई। ठीक है ना, मेरी स्टडी जोलॉजी पे इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सारा दे सकूं। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि फ्लाई आर्थ्रोपोड्स है, फ्लाई जो हमारे पास जॉइंट लेग्स इंसेक्ट है, इसके जरिए फैलता है। ठीक है, यानी वो मक्खी इन्फेक्टेड होगी, वो जब किसी इंसान के खाने पे जाके बैठेगी, इंसान वो खाना खा लेगा, तो वो पेट में जाके ये प्रॉब्लम करेगा, स्लीपिंग सिकनेस करेगा, ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ओपन फूड से इज्तनाब किया जाए, बचा जाए। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी सही?
हेलो, अरीबा खदीजा दो बेटा, आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही? की आवाज नहीं आ रही क्लियर। नहीं आ रही क्लियर? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो दे देते रिस्पॉन्स क्यों कर? बेटा आसमान की आवाज आ रही है? जी सर अब आ गई है। अच्छा, नेट कनेक्शन डिस्टर्बेंस है। ठीक है, अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं कि सेकंड क्लास जो है इसकी, यानी कि सारी ये पैरासाइटिक नेचर है। क्या कह रहे हैं हम? क्वानोफ्लैजिलेट्स आर द सेसाइल मैरीन और द फ्रेश वाटर, यानी कि हमारे दरिया में भी मिल सकता है, हमारे समंदर में भी मिलेगा, क्योंकि फ्रेश वाटर दरिया, झील, तालाब, नदी, जहाँ से हम लोग पानी वानी भी इस्तेमाल करते हैं। Flagellates which are the attached by the stalk and their single flagellum is surrounded by a delicate collar। वो पूरी इसमें देखेंगे, ये पूरा कॉलर बना हुआ है, तस्वीर दिखा रखी है, और उसके अंदर से एक फ्लैजिला बाहर निकल रहा है। They are of the special interest because of their striking resemblance to the collar cells in the sponges, यानी कि स्पंजिस के अंदर ये रिजेम्बलेंस विद द स्पंजिस हैं, ये स्पंजिस की तरह नजर आते हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि दे आर द यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है सारा। लास्ट जो हमारे पास है इसके अंदर ये एपी कॉम्प्लेक्शन, एपी कॉम्प्लेक्शन आर द लार्ज ग्रुप ऑफ द पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, है तो उसी की बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की। सम ऑफ द विच काजिंग द सीरियस डिजीज सच एज द मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग, हमारे इंसानों के अंदर जो होता है। एपी कॉम्प्लेक्शन लैक द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द लोकोमोशन, क्योंकि देखिए प्लाज्मोडियम के पास जो होती है वो स्यूडोपोडियल मूवमेंट होती है, बट मूव बाय फ्लेक्सिंग, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है बॉडी के अंदर, अपने आप को फ्लेक्स करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, फैला देते हैं। एट द सम स्टेज इन देयर लाइफ, अपनी जिंदगी में, दे डेवलप्ड अ स्पोर, सम स्टेज में स्पोर बनाते हैं अपने। और स्पोर किसे कहते हैं जनाब? स्पोर्स की डेफिनेशन कौन बताएगा? स्पोर किस चीज को कहते हैं? SPORE। हेलो, दो बताइए, स्पोर्ट्स कैसे कहते हैं बेटा? सर स्पोर्ट्स स्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं, हाइफाई बनाते हैं। अच्छा, अब या फिर अगर आप डायरेक्ट फंजाई भी ले जाएंगे तो ठीक है। स्पोर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। इसका मतलब है कि स्पोर ने क्या किया? नया ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है ना? यस सर। तो इसका मतलब स्पोर आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पोर्स क्या है? और वो रिप्रोडक्शन काम आते हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर स्पोर बन रहे हैं तो वो उसका रिप्रोडक्टिव सेल है, एसेक्सुअल है, लेकिन सेक्सुअल सेल है, एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, मेथड है एसेक्सुअल है, लेकिन सेल सेक्सुअल है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करता है और बेबी बनाएगा। तो कह रहा है कि इसके अंदर भी दे डेवलप द स्पोर्स, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, स्पोर बनाते हैं। आ स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट्स ट्रांसमिटेड बाय द नेक्स्ट होस्ट, ये भी कॉन्टाजियस हैं। कॉन्टाजियस किसे कहते हैं जनाब? अगर एक बंदे को मलेरिया हो गया है घर में, या एपी कॉम्प्लेक्शन से कोई बीमारी हो गई है किसी एक इंसान को, तो उसको दूसरे हेल्दी इंसान से अलग रखना पड़ेगा, वरना दूसरा पर्सन भी उससे बीमारी, गले मिलने से, हाथ मिलने से, खाना शेयर करने से, कपड़े शेयर करने से, अटेंसिल्स, चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, गैजेट्स को एक्सचेंज करने से आसानी से ये एक दूसरे पेशेंट में, दूसरे हेल्दी पर्सन में मूव कर जाएगा, सेम एज द वायरसेस, जैसे आज भी आजकल चल रहा है। ठीक है जनाब, तो यानी कि कॉन्टेजियस है, कॉन्टेक्ट से फैलता है। मैनी एम्पिक्लॉजियंस spends part of their life in one host and the part of different host species। देखिए बड़ी हैरान कुन और बड़ी हैरत अंगेज बात कर रहा है। हम क्या पढ़ते हैं कि कोई सी भी चीज एक जगह जिंदगी गुजारती है अपनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोरोना वायरस एक बॉडी में आ गया,
उसी बॉडी में रहेगा, उसी बॉडी के अंदर अपने साइकिल चलाएगा, लाइटिक चलाए या लाइजोजेनिक चलाए। मुझे अच्छा ये बताएं, कोरोना वायरस बॉडी में जाके, हमारी बॉडी में जाके लाइटिक साइकिल चलाता है, लाइजोजेनिक साइकिल चलाता है? कोरोना वायरस इंसान के होस्ट में लाइटिक साइकिल चलाएगा या लाइजोजेनिक साइकिल चलाएगा? लाइटिक। लाइटिक साइकिल चलाएगा। और कोई? लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल चलाएगा। हाँ जी मदर साहब, लाइटिक साइकिल। लाइटिक। लाइटिक साइकिल। ठीक है। अच्छा लाइजोजेनिक क्यों नहीं चलाएगा और लाइटिक क्यों चलाएगा? लाइसोजेनिक सिर्फ बैक्टीरिया में चलाते शायद। तो लाइटिक भी बैक्टीरिया में। सर उसको इम्यून सिस्टम को खत्म। मदर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी जी। अरीबा अलीम बताएंगे। इनके तब्बू का नाम वैसे ही अलीम है। अलीम का मतलब होता है बहुत जानने वाला। जी सर। जी जी बताएं। ये सर वो लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरिया में होते हैं। अच्छा सुने, आपका ऑप्शन सही है सर कि ये मुझे कंफर्म नहीं है इसका। लाइटिक साइकिल ही चलाएगा। उसकी वजह क्या है? देखिए हमने, देखिए थोड़ा सा गौर करें ना, इसलिए मैं कहता हूँ जरा थोड़ा सा अकल और फहम के साथ पढ़ा करें, बातों को थोड़ा सा गौर और फिक्र के साथ पढ़ा करें, तो आप उन सवालों के जवाब भी दे देंगे जो सवाल आपके लिए बिल्कुल नए हो। जैसे कि ये सवाल मैंने आपसे कर लिया, ठीक है ना? इसे कहते हैं ओपन बुक पेपर। अगर मैं आप लोगों से भी पेपर लूँ ना, मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये मशवरा दिया है। मुझे कल मैडम भी बात कर रही थी ना आप लोगों के साथ भी, माशाल्लाह उनकी सलाम दुआ हो गई। शी इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस इन सिंध फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आपको कल छोटे मोटे बंदे ने ज्वाइन नहीं किया था, एक बड़ी खातून ने ज्वाइन किया था जो बड़े ओहदे पर है। वो इस वक्त किस ओहदे पर है कि इस वक्त जो अब नेक्स्ट ऑनलाइन सिस्टम सिंध में गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर लॉन्च करने के लिए लोग जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली कॉलेज की बात कर रहा हूँ, HEC की नहीं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, उसकी कोऑर्डिनेटर है वो खातून जो कल हमारे साथ। और उनको ये हमारा सेटअप पसंद आया क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह जो काम करके दिखाया है ना, तो शी वाज वेरी एस्टोनिशिंग अबाउट दैट। हैरत अंगेज थी कि ऑनलाइन भी इतनी अच्छी स्टडीज हो सकती है कि स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स आपस के अंदर गुफ्तगू कर रहे हो, टीचर भी सवाल कर रहे हो, असाइनमेंट भी आप बना के दे रहे हो, आप नोट्स भी अपने बना रहे हो और इतने इनोवेटिव क्वेश्चन कर रहे हो। और शी वाज सेइंग कि आपने जितने लेक्चर अभी तक फेसबुक पे उस पर शेयर किए हैं, मैंने वो भी सुने हैं और स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चन सुने हैं। ऐसे ही नहीं, इसलिए काम करना पड़ता है इंसान को ना। तो हम क्या बात कर रहे थे कि गौर से समझ के पढ़ेंगे। देखें हमने लाइटिक और लाइजोजेनिक का दोनों का डिफरेंस देखा था, ठीक है ना? अभी आप खुद ही बताएंगे कि हाँ जनाब सर लाइटिक चलती है लाइजोजेनिक नहीं चलती। हमने बताया था कि लाइटिक साइकिल का ड्यूरेशन शॉर्ट एंड फास्ट है, छोटा है और बहुत तेज है, जबकि लाइजोजेनिक का बहुत स्लो है लेकिन एक साथ बल्क क्वांटिटी के अंदर है। लाइटिक साइकिल एक वक्त में एक बैक्टीरिया को होस्ट बनाता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जाके एक जब सेल को होस्ट बनाएगा एक वायरस, तो उस वक्त लाइटिक कंडीशन में होगा। लेकिन अगर एक साथ वो अगर बहुत सारों को एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे से, अब मुझे बताइए कि अगर किसी शख्स को वायरल डिजीज हो जाती है, ना कि सिर्फ कोरोना, दोबारा समझिएगा, कोई सी भी हो जाती है, तो उसके असरात, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस है, ABC कुछ भी ले लें आप, इसी तरीके से आपके पास रेबीज है, कुत्ता से काटने से जो होती है, इंसेफेलाइटिस है, हेड बड़ा हो जाता है, ठीक है ना जनाब? इसी तरीके से हर्पीस का वायरस है, हर्पीस शिंगल का वायरस है, मीजल एंड मम्स है, चिकन पॉक्स है, ये सारे। मुझे बताइए इसका जो सिम्टम आते हैं, सिम्टम निशानात, जिससे पता लगता है कि हम बीमार हो गए हैं, ये वायरस के जाने के एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, ये 2 महीने बाद आते हैं या अगले दूसरे तीसरे दिन आने शुरू हो जाता है? अगले 2-3 दिन में आने शुरू हो जाते हैं। सर 2-3 दिन बाद शुरू हो जाते हैं रात इसके। इससे क्या पता लग रहा है आपको? प्रोसेस स्लो है या फास्ट है? फास्ट सर, ये फास्ट है।
फास्ट है, तो फास्ट लाइसोजेनिक है या लाइटिक है? लाइटिक। 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 अब लेकिन लाइटिक क्या करते, एक सेल को बनाया, उसने एक में से 200 बैक्टीरिया निकाले, वायरस निकाले, एक सेल को होस्ट किया। अब उसका होस्ट बैक्टीरिया नहीं है, उसका होस्ट हमारा रेड ब्लड सेल है, ठीक है, या उसका होस्ट हमारा लंग्स है। जैसे कोरोना का होस्ट हमारा क्या है? लंग्स है। वो देखें गले के अंदर प्रोडक्शन नहीं कर रहा, मुंह में प्रोडक्शन नहीं कर रहा, कह रहे हैं उसको लंग्स में जाने से रोकें, यही कह रहे हैं ना। जैसे ही वो लंग्स में जाएगा, ब्रोंकियोल्स में जाएगा और अल्टीमेटली एल्वोलाइज में चला जाएगा, तो अपना फंक्शन तेजी से काम करेगा। और फिर 3 से 4 दिन के अंदर 2 से सीवियर कंडीशन है, ठीक है, उसको उसमें कवर करने की जरूरत है। तो लाइटिक साइकिल है, तभी बड़ा फास्ट रिएक्टिव है और तेजी के साथ काम कर रहा है। लाइसोजेनिक होता तो ये टाइम देता कि भाई महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का। पॉसिबल है कुछ वायरस बॉडी में जाने, पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ पॉसिबल है कि कुछ वायरस बॉडी में जाके लाइटिक फेस पे जाते हो, लाइसोजेनिक फेस पे जाते हो। क्यों? क्योंकि कुछ डिजीज रहती है, जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस का एकदम नहीं पता लगता, महीने लग जाते हैं, ठीक है ना, काफी दिन लग जाते हैं, 2, 3, 4, 6 महीने लग जाता है। एड्स है जैसे आपके पास, वो आईसीएम इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, एकदम नहीं करता। एड्स 1.5-2 साल। जी बेटा बोले। सर लाइटिक साइकिल में हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया को जब वायरस बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है तो उसमें उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन लाइसोजेनिक में नहीं होती है उसकी, वो मतलब उसके साथ साथ उसको डिस्टर्ब नहीं करता। तो हम भी जब अगर वायरस हमारे अंदर जा रहा है तो वो लाइटिक साइकिल चला रहा है तो फिर उसमें तो डेथ नहीं होती इंसान की। ओह वेरी गुड, आपने क्वेश्चन किया। देखिए इससे एक और क्लिक निकल के आ गया, वाज़ेह तौर पे समझिएगा। ये बताइए कि लाइसोजेनिक से निकलने वाले जितने भी वायरस बेबीज प्रोड्यूस होते हैं वो वायरुलेंट होते हैं, नॉन वायरुलेंट होते हैं? नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट मतलब नुकसानदेह नहीं होते। तो अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस चला जाए और लाइसोजेनिक साइकिल चलाए भी, तो जितने बच्चे भी प्रोड्यूस करेगा तो वो तो नॉन इफेक्टिव होंगे, चलाता रहे, यस सर। तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे? तो सर उसके असरात भी तो फिर जा सकते हैं सर उसके अंदर, सर उसके सिम्टम्स नहीं जाएंगे फिर? मैं यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, जब वो नॉन वायरुलेंट है और हमारे सेल को सिर्फ होस्ट बनाया है, लेकिन सेल को डैमेज नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखें, लाइसोजेनिक का एंड कहाँ होता है? लाइटिक पर। लाइटिक पे। देखिए मैंने कह रहा हूँ ना, जिसने पढ़ा होगा वो आंसर देगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी क्लासेस में अगर रहना है आपने, तो आपने बैकग्राउंड फोरग्राउंड जो पढ़ा है, समझा है, वो सब आपने अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, वरना मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। फिर आप स्ट्रेस लेके भाग जाएंगे, क्यों यार पता नहीं यार सवाल करते हैं, फिर आपको ये अफसोस होने लगेगा, एहसास, यार मुझे आता नहीं है इतना पढ़ने के बावजूद भी। तो फिर ऐसा क्या होता है, या तो इस तरह में दो इंसान के अंदर बातें होती हैं, या वो नाउमीद हो जाता है या उसका हौसला बढ़ जाता है कि नहीं अब मैंने काम करना है। तो खुदारा नाउमीद मत होइएगा, हौसला बढ़ा के रखिएगा, साथ चलते रहें, सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं। हमको यहाँ पर पास फेल डिग्री थोड़ी दे रहा है, लेकिन साथ रहे ताकि सीखते रहे। अब लाइटिक लाइट कह रही कुछ बेटा? लाइटिक और लाइसोजेनिक फेस। अब लाइसोजेनिक आती है अल्टीमेटली लाइटिक पर ही है। जैसे ही वो लाइटिक पर टर्न होगी तो अब बिलियंस ऑफ द सेल्स लाइसोजेनिक से लाइटिक पर आ रहे हैं। जैसे ही वो लाइटिक पर आके अपने बेबीज को बर्स्ट करेगा तेजी के साथ, अब सीवियर कंडीशन होगी। अब मसला हो सकता है कि वो फटने के बाद वायरुलेंट या फिर कुछ और प्रॉब्लम बॉडी के अंदर क्रिएट कर सके। लेकिन फिर भी वो लाइटिक से कम या बिल्कुल ही कम जो है वो मुजर होगा, नुकसानदेह होगा। क्यों? क्योंकि लाइसोजेनिक की जो बच्चों की प्रोडक्शन है, चाहे लाइटिक पर आके हो, लेकिन वो वायरुलेंट नहीं होगी। लेकिन लाइटिक वाले के अंदर अगर एक सेल के अंदर से 100-200 बेबीज भी निकले तो वो 200 बेबीज फिर नए 200 सेल को पकड़ेंगे, नए 200 बैक्टीरिया को पकड़ेंगे, नए 200 एल्वोलाइज को लंग्स के अंदर पकड़ेंगे। फिर जब वो 200 एल्वोलाइज को पकड़ेंगे तो वहां से भी 2000 निकलेंगे, फिर 2000 2 लाख निकालेंगे, 2 लाख फिर 20 लाख निकालेंगे, ठीक है, और सब के सब वायरुलेंट होंगे। इसलिए लाइटिक साइकिल तेजी से बॉडी के अंदर डैमेज काज करती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यस सर। ठीक है ना जवाली साहब, बात समझ में आई? बिल्कुल सर।
अब सर, देखिए जब ये है इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारी ना, कि जिसके अंदर हमें बात समझ में आती है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, हम उसे कहाँ से। जी बेटा। सर, जब साइकिल लाइटिंग में चेंज होती है फिर वो फेजेस वापस वायरुलेंट हो जाते हैं। नहीं होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही समझाया। फिर हेपेटाइटिस के अंदर तो नुकसान कैसे पहुंचाता है फिर, ताकि आपने कहा ना वो लाइसोजेनिक साइकिल होती है। मैंने कहा माइट भी पॉसिबल है कि वो हो, जरूरी नहीं है कि हो, 100% नहीं है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि वायरस के ऊपर अभी तो कितनी रिसर्च हो रही है, कितनी बाकी है। उसकी सबसे बड़ी मुसीबत साले की है वायरस की कि वो लिविंग नहीं है, इसलिए उस पर रिसर्च करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। यानी उसके ऊपर अपनी रिसर्च का दायराकार सख्त करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? अपने एट्रीब्यूट चेंज करता रहता है वायरस। जैसे उन्होंने कहा कि परसों एक रिपोर्ट आ रही थी कि एशिया के इलाकों में कोरोना वायरस अपनी साख चेंज कर रहा है, यानी अपना डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। उनका मतलब कहने का ये था, ठीक है ना। अब इसमें वेरिएशन भी बहुत है नॉन लिविंग, इसलिए इसके ऊपर रिसर्च बड़ी, यानी कुछ भी इसके बारे में हतमी तौर पे कहना, फैसला देना मुश्किल है। तभी तो देखें, बैक्टीरियल डिजीज मसला नहीं है, एंटीबायोटिक खाएं ठीक हो जाएंगे आप। फंगल डिजीज मसला नहीं है, एंटी फंगल मेडिसिन खाएं ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है ना। लेकिन वायरस, एंटीवायरस है ही नहीं। छोटी मोटी एंटीवायरल टैबलेट बनी है, वो भी सिर्फ साइड इफेक्ट्स को रोकती है, सिर्फ साइड इफेक्ट्स को। बैक्टीरिया तो, वायरस तो मरता ही नहीं है। जब मरता नहीं तो वो अपना काम पूरा करके जाता है। अब उस काम पूरा करने के अंदर अगर पेशेंट रेजिस्ट कर सके, बर्दाश्त कर सके, हेल्दी हो उसका इम्यून सिस्टम, तो ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए परेशानी में आएगा, 10-12 दिन के लिए, 14 दिन के लिए दोबारा हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं था, रेजिस्ट नहीं कर सका, इफेक्ट से मर जाएगा, साइड इफेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो ये बात तो कंफर्म है कि जब लाइसोजेनिक साइकिल चलेगी तो फेजेस जो नए प्रोड्यूस होंगे वो नॉन वायरुलेंट होंगे, लेकिन लाइटिक के अंदर वायरुलेंट होंगे। इसलिए अगर 200 अफराद हों, लेकिन अगर वो एक जगह खामोशी से खड़े हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 10 अफराद तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो मसला है। तो इस तरह वायरुलेंट वाला जो होता है ना, वो तोड़ फोड़ करता है जिस्म के अंदर, बीमारी काज करता है, सिम्टम्स लेके आएगा, अपनी जो भी उसकी डीएनए है उसके हिसाब से बीमारी। लेकिन वो 2000 भी हो जो कि नॉन वायरुलेंट से आए, लाइसोजेनिक से, ठीक है, 2 करोड़ भी हो भले बॉडी के अंदर, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम तो काज करेंगे, लेकिन कोई सीवियर डिजीज काज नहीं कर सकेंगे। इसी तरह यहाँ पर लिखा है मैनी स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन द होस्ट डिफरेंट स्पीशीज। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। प्लाज्मोडियम के अंदर बड़ी खास बात है, जैसे कि वायरस मैंने कहा था एक बॉडी में आता है, उसी में बेबीज बॉर्न करता है, अपना काम करने के बाद फिर निकलता है, अपनी पूरी लाइफ साइकिल चलाने के बाद निकलता है, पूरी लाइफ साइकिल एक होस्ट में चलाता है। इस तरह बैक्टीरिया भी यही करता है, इस तरह फंजाई भी यही करता है, तो पूरी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में चलाते हैं अपनी। लेकिन यहाँ ये जो है एपिकॉम्प्लेक्शंस की खास बात बता रहा है, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। मैनी एपिकॉम्प्लेक्शंस spend part of their life in one host and part in the different species, यानी कि किसी एक फेज के अंदर आधी जिंदगी गुजारता है और एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में आधी जिंदगी गुजारता है। अब आधी क्या है, इसके 2 फेजेस हैं रिप्रोडक्शन के, प्लाज्मोडियम के, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल, ठीक है, मैंने कल भी शायद डिस्कस किया था। तो ये एसेक्सुअल जो होती है इंसान के अंदर गुजारता है, सेक्सुअल जो होती है ये मच्छर में गुजारता है। इंसान एक होस्ट हो गया, मच्छर दूसरा होस्ट हो गया, एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है ना, वो भी फीमेल। तो ये 2 होस्ट में अपनी जिंदगी गुजारता है। तो यहाँ ये लिखा हुआ पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वन होस्ट एंड द पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन सेकंड होस्ट के अंदर ये अपना ये काम करता है और अपनी जिंदगी चलाता है। नीचे डायग्राम दीजिए, ये पूरी डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इस डायग्राम के अंदर देखिए इंसान दिखाया हुआ, एक तरफ मच्छर है, ये रहा मच्छर, और ये इंसान है। जिस मच्छर ने जो ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, अच्छा, और पॉसिबल है कि ये इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन फर्स्ट टाइम इंसान को बीमारी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से काटने से होगी। अच्छा, हमारे पास इसमें अभी क्लास में सिर्फ 2 मिनट रिमेनिंग बता रहा है, तो हमारी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो इसके बाद बताएं इंटर शुरू करूं या यही वाली शुरू करूं, जल्दी से बता दें ताकि फिर डिसीजन ले सकूं। इंटर। जी बेटा, इंटर।
हाँ ठीक है, अब फिर इसको थोड़ा सा समझ लें। क्या कह रहा है, फर्स्ट मॉस्किटो इंजेक्ट द स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स जिसे उसने कहा कि स्पोर्स बनाता है, ठीक है। वो कह रहा है जब उसने, अच्छा एक्चुअली मच्छर स्पोरोजोइड फैलाने नहीं आया था, वो अपना खून पीने आया था, जैसे दूसरे मच्छर आते हैं इस तरह वो आया था, उसका काम नहीं था कि स्पोरो, लेकिन क्योंकि वो उसके मुंह में था और जैसे ही उसने ब्लड से कनेक्ट किया हमारे ब्लड को पीने के लिए, तो स्पोरोजोइड तो उसमें इसीलिए बैठा हुआ था। स्पोरोजोइड क्या है, प्लाज्मोडियम का स्पोर। अब जब हम दोबारा घूम के इस जगह पर आएंगे तब आपको पता लगेगा स्पोरोजोइड क्या है, लेकिन शुरू हम यहाँ से कर रहे हैं। तो चले अब हम ऐसा कर लेते हैं कि कल जब हम फर्स्ट ईयर की क्लास लेंगे आपकी, तो ये जो मलेरियल पैरासाइट की साइकिल है और जो इसका हम अक्सर शिकार भी होते हैं, ठीक है ना भाई, अक्सर मलेरिया होता रहता है ना बच्चों को, बड़ों को, और उसको हमें प्रॉब्लम रहती है और सर्दी भी लगती है, शिवरिंग लगती है, शदीद गर्मी में ठंड, ये सारे रीजन भी आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान को ठंड लगती है। तो कल आप मुझे याद दिला दीजिएगा कि हमारा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया है इंसान के अंदर। तो कल हम इसी पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है समझाने, ठीक है ना। तो कल फर्स्ट ईयर में हम ये पढ़ेंगे, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ठीक अभी 4:54 हुए तकरीबन, 5:05 के ऊपर हम इंटर शुरू करेंगे, सही। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह हाफिज़।